नमस्कार, चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी खास मेहमान राजनीति के बेबाक और अक्सर विवादों के केंद्र में रहने वाली नेता रेणुका चौधरी। 4 दशक का आपका राजनीतिक अनुभव है, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारियां रही, महिला सशक्तिकरण की आप मुखर आवाज हैं, साथ ही तीखे बयान और हाजिर जवाब, विरोधियों को सीधे ललकारने वाला आपका अंदाज ही आपकी अलग पहचान बनाता है। 1986 में पहली बार आप राज्यसभा के लिए चुनी गई, 4 बार राज्यसभा की सांसद रही हैं, 2 बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा, जीती। और आपको यह भी बताते चले कि गुजराल साहब के समय में भी आप केंद्र में मंत्री थी और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी उस समय भी आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौजूदा वक्त में कांग्रेस की आप राज्यसभा की सांसद हैं और बेहद दबंग नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैम कैसी हैं आप? फाइटिंग फिट। रेणुका चौधरी और विवाद दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे बन जाते हैं? शायद जन्म पत्री में कहीं लिखा होगा क्योंकि मेरा पैदाश ही ऐसी हुई थी कि मेरी माँ ट्रेन में जा रही थी और अचानक उनको कश्मीर पहुंचना था और उनकी मायके से निकली थी एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग मी। और बीच रास्ते में मैंने फैसला कर लिया कि हाजिर होना है तो ट्रेन बीच में एक स्टेशन पे रोक दी और उस शहर में मैं पैदा हो गई जहाँ कोई एड्रेस नहीं है, आना जाना हो, लेना देना कुछ भी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आपकी माँ ट्रेन में जा रही थी कश्मीर के लिए और बीच में उनको पेन शुरू हुआ तो बीच में जो स्टेशन आया वहां पर रोककर फिर आपको आपकी माँ को हॉस्पिटल ले जाएगा और वहां पर आपका जन्म हुआ। जी, तो मतलब शुरू से भगवान ने पैदाइशी मतलब कुछ क्रांति करने के लिए आपका जन्म, शायद यही मान के चलना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल है, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन मैम अभी जो मौजूदा कंट्रोवर्सी चल रही है, आप एक कुत्ते को लेकर पहुंच जाती हैं, फिर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहती हैं कि अंदर बैठे हुए हैं, कुत्तों से तुलना कर देती हैं आप मौजूदा जो सरकार है। नहीं, मैं कुत्तों से कभी तुलना नहीं करूंगी क्योंकि कुत्तों का मर्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि कुत्ता वफादार है। कुत्ते में जो गुण है, सुगुण है, वो इंसान में बहुत कम होते हैं। तो मैं कुत्ते से तुलना कोई इंसान को नहीं करूंगी क्योंकि कुत्ता का बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि इंसान में हम नफरत, हम धोखा, हम सब वो गुण हम में होते हैं, कुत्तों में नहीं। तो इसीलिए आई विल नेवर कंपेयर। काटने वाला में बहुत सारी चीज काटते हैं ना, काटने वाला और डसने वाला अलग होते हैं। डसने वाला कौन है और काटने वाला कौन है? जो डसते हैं, जो कानून को हटा देते हैं, जो बोलने का मौका नहीं देते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो जुल्म और ज़बरदस्ती से सरकार चलाते हैं, ये सब काटने वाले, डसने वाले होते हैं। जो अपने अधिकार से ज़्यादा आगे बढ़कर जुल्म से अगर आप एक आवाज़ को बंद कर देते हैं तो वो तो काटने वाले, डसने वाले ही होते हैं। उसको और क्या बोले। अभी तो कुत्तों पर ही इतनी चर्चा हो रही है, तब तक आप ये डसने वाली नई बात लेकर सामने? नहीं, मैं कही हूँ, उसी दिन मैंने कहा कि काटने वाले, डसने वाले अंदर होते हैं हाउस में, बाहर नहीं। बाहर के कुत्ते काटते नहीं। ये जो पिल्ला को जो मैंने बचा लिया, ये तो काटती नहीं। लेकिन फिर भी आप तुलना तो कर रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन सांसद जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, आप खुद 6 बार की संसद सदस्य हैं, आप इस तरह की बातें कहेंगी, आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की बात कही जा रही है। करे, बेशक करे। अगर यही मुद्दे को लेकर आप इतना अहम सोच रहे हो और इस पे नहीं कि देश के राजधानी में इतनी पोल्यूशन हो रही है कि यहाँ नए पैदा हुए बच्चों का फेफड़े खत्म हो जा रहे हैं, लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं और ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। और आप ला रहे संचार ऐप जो जबरदस्ती सिटीजन के सेल फोन पे आप लगा दे रहे हैं। पता नहीं 6 महीने बाद वो आप एयरलाइन टिकट बुक करने जाओगे तो कहेंगे कि आपके पास संचार ऐप नहीं है, तो आप इसके काबिल नहीं है कि आप अपने पैसे का खर्चा करके एयरलाइन टिकट बिना परमिशन ऑफ केंद्र आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि देश भर में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि सामाजिक तौर से हमारी जिंदगी पे असर पड़ रही है, नौजवान लड़के को शादी नहीं होती है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है,
और उसकी उम्र बढ़ते जा रही है, तो आप लंबे दृष्टि से ये सब नहीं देखना चाह रहे। रेणुका चौधरी का कुत्ता को लेके आप सरकार चला रहे हैं, ये मेरे को, मैं हैरान हूं। एक तरफ कुत्ते को लेकर जाना और दूसरा ये बयान दे देने वाला कि काटने वाले तो अंदर सरकार में बैठे हुए लोग हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने आपके ऊपर तीखे वार भी किए हैं और विशेषाधिकार हनन की अगर बात हो रही है तो फिर क्या इसका सामना करने के लिए आप तैयार हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मैं सामना करने तैयार। मैं कोई पीछे हटने वाली हूँ और ना झिझकने वाली हूँ। कहने के लिए, बोलने के लिए सबको इतनी आजादी है, वो तो संविधान का दिया हुआ हक और अधिकार है। मगर मुझे एक गाना याद आती है गोविंदा फिल्म स्टार की, आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, हमने कुछ कह दिया, मैंने आपका नाम नहीं लिया और आप इतना झिझके भड़क के क्यों भाई, आपको मिर्ची लगी है क्या? तो अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कुत्ता तो काटेगी नहीं, काटने वाले का डसने वाले अंदर बैठे हैं। सरकार की भी बात कही ना आपने। हाँ, मैंने कहा सरकार चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो क्या ये सच नहीं है कि आप डेमोक्रेसी, एक जमहूरियत की आवाज आप दबा देते हैं? आज के दिन पुतिन साहब यहाँ आए हुए हैं जी, और आप प्रधानमंत्री उनके गाड़ी में बैठ के वो फोटोआं छाप दे रहे हैं, मगर आप एलओपी को नहीं बुलाएंगे, क्यों? ये डेमोक्रेसी है? ये आप राजनीति कर रहे हैं, आप इस बात पे क्यों डर रहे हैं? क्यों एलओपी को आप उनके सामने नहीं लाते हैं? इतनी बड़ी देश में, इतना बड़ा डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो आप उनको लाएंगे नहीं? किस लहजे में ये सरकार चलाती है? सरकार ये काटना नहीं है। क्या है कि विदेश के लोगों की ओर से ऐसा कोई ऑफर नहीं था, जो मेहमान आता है वो डिसाइड करता है कि किन लोगों से मुलाकात करनी है, किन लोगों से सालों भर से ये आप पे होती है ना जिम्मेदारी। कई साल हम गवाह हैं जहां अगर पावर में भी नहीं थे तो इंदिरा गांधी को मिलने आते थे विलायती लोग, सोनिया गांधी जी से मिलने आते थे, जो भी हेड ऑफ स्टेट अलग अलग देश से आते हैं वो इनसे भी मुलाकात करते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इनके फैमिली और इनका इतिहास सब जानते हैं, दुनिया भर जानते हैं। लेकिन वर्तमान को पुतिन वाले मामले को छोड़ दें तो इसके पहले चाहे बांग्लादेश से राष्ट्राध्यक्ष आए हों या दूसरे और देशों से, तब उन लोगों ने मुलाकात की थी राहुल गांधी को पुतिन को लेकर, लेकिन ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि उनसे मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं जा रही है? क्यों? यही तो हम पूछ रहे हैं। क्यों? जवाब दीजिए आप। जवाब दीजिए, किसने फैसला किया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड कैन नॉट मीट? क्यों? किसने ये प्रोटोकॉल किसने बदल दिया? फैसला किसने लिया? ये बता दीजिए। अगर उसमें कुछ है तो हम बात करेंगे। सरकार के पक्ष के लोगों का कहना है कि उधर से नहीं था तो फिर इसलिए नहीं डाला गया, और वैसे भी राहुल गांधी सीजेआई के शपथ ग्रहण में नहीं जाते हैं, 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है उसमें नहीं जाते हैं, कई जगहों पर एलओपी की मौजूदगी होती है लेकिन राहुल गांधी वहां से गायब रहते हैं। नहीं, ये सिर्फ चीप बहाने बना रहे हैं, ये कि राहुल गांधी होता नहीं है, यहाँ नहीं होता है, ये तो चुन चुन के गिन गिन के चेरी पिकिंग करके इल्जाम लगाते हैं। दिस इज नॉट राइट। राहुल गांधी के रग रग में देशभक्ति है ही, वो नहीं भी चाहे तो है ही, क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री, जब से लेकर आज तक उनके परिवार देश के सेवा में ही थे। और इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका फादर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, सबके जान कुर्बान हो गए इसी सेवा में। तो ये सवाल कोई उठा भी नहीं सकते कि वो आते नहीं है, जाते नहीं है। दिस इज नॉट। और इस विषय को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीति जारी है, लेकिन वहीं एक बार फिर से मैं आ जाती हूं दूसरे सवाल पर। चूंकि आपकी एक धाकड़ वाली छवि तो है, लेकिन बहुत विवादों वाली वो छवि, जब पत्रकार आपसे सवाल पूछते हैं भौं भौं करने लगती हैं आंसर देने की बजाय। जी, मुझे लगा उस सवाल का जवाब यही था। जब कह रहे हैं कि आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन हम लगाने वाले हैं, और तो आप क्या कहते हैं इसको, तो मैं वो ही बोलूंगी ना कि वो ही उतना ही लायक है वो प्रश्न का उत्तर। आपको पछतावा नहीं है? क्योंकि किस बात की? दिन भर खबरें बनी थी हर जगह, वो तो मैं हैरान हूं कि खबरें बने क्यों इस बात की, क्योंकि एक सांसद ने इस अंदाज में जवाब दिया था ना, हाँ, जिसकी उम्मीद तो क्या सांसद को एक सेंस ऑफ ह्यूमर है और सरकार को सेंस ऑफ रूमर है। बस ये अफवाहें उड़ाते रहते हैं और अफवाहें में भी बैठे रहते हैं।
तो मैं अपने ढंग से अपनी तरह से मैंने कह दी। कांग्रेस पार्टी में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इतने तीखेपन से सीधे वार पलटवार करता हो। आपने हाल ही में मतलब फिल्में मुझे लगता है आप ज्यादा देखती हैं, आपने अभी तुझे मिर्ची लगी वाला गाना किया और सदन में आप जया बच्चन से पूछते हैं कि वो कौन सी फिल्म है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। तो ऑपरेशन सिंदूर किया ना उन लोगों ने, और उसके साथ क्यों नहीं फिर एकजुट होकर वो संदेश क्यों नहीं जाता है हमारे देश क्यों नहीं गया? सारा विपक्ष ने कहा कि आपके हाथ हम मजबूत कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आप करिए जो आप केपेबल हैं, आप करके दिखाइए, क्योंकि ये देश नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये देश हर भारतवासी की है। हर जो आदमी इस झंडे तिरंगे के नीचे जो जन्म लिया है और मानते हैं कि भारत मेरी मां है, क्योंकि हम देश को मातृभूमि कहते हैं और विभिन्न भाषाओं में भी जब हम बात करते हैं उसको मातृभाषा माना जाता है। तो इसमें कोई शंका, कोई सवाल उठता ही नहीं कि हम उनके साथ नहीं दे। जब देश के चौखट पे कोई कदम रखते हैं, एकजुट में हमारी आवाज बुलंद रहती है, चाहे पक्ष के हो या सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। तो ये अफवाहें जो ये उठाते हैं, ये अपनी नालायकी की ये सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर सिंदूर की कीमत नरेंद्र बाबू नहीं जानते तो फिर ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर पाकिस्तान को घर में घुसकर उस जवाब दिया गया। सिंदूर का क्या नाम दिए? मेरी सवाल क्या थी जब मैंने कहा आप एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानते हैं? जो औरत की हस्बैंड वहां नहीं, दुल्हन वहां गई थी और उसकी देहांत हो गई थी, उसको मार दिए थे आतंकवादी, और भी जितने महिलाएं की नुकसान हो गई थी, किसी के बेटे किसी के भाई, उस दिन वो सब टारगेट होके मर गए थे। तो आपने किया क्या? ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सिंदूर बाद में नाम दिए हम, मगर पहले उस दिन और उसके बाद उस औरत की जो ट्रोलिंग और बेइज्जती हुई, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी के साथ बेइज्जती हुई, जो लोग ऑनलाइन जाके उनको क्या क्या बातें बोले हैं, शर्म लगती है कि ये हमारे देशवासी हैं। एक बेवा औरत को लेकर इतनी खिलवाड़ और सरकार बेसहारा, आप रोक नहीं सकते थे? आप क्या सोचते हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम दे दिए तो अब बस हम हीरो बन गए सिंदूर नाम देके, मगर जिसकी सिंदूर मिट गई, लुट गई, उसके साथ ये हो रहा है। ट्रोल्स होते हैं तो आपको आप जरूरन ऐप लगाना चाह रहे, सांसद ऐप, सरकारी ऐप आप हमारे फोन पे जबरदस्ती लगाना चाह रहे थे, जब हम सब हंगामा मचाए तो रुक गई। मगर आप बताइए कि आप लोग इतने बेसहारा है कि आप वो ट्रोल्स को रोक नहीं सकते? प्रधानमंत्री मन की बात, तन की बात बोलते रहते हैं, तो प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोल सके कि ये नॉनसेंस है, बंद कर दीजिए, ये मेरी बेटी है। बदला तो लिया ना? अरे बदला आपका, ये मेरे फौज बदला लिया पाकिस्तान के भीतर घुसकर। पाकिस्तान भीतर घुस के बदला की रिवाज हमारी देश में कब से है। बांग्लादेश बना के श्रीमती इंदिरा गांधी इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी पाकिस्तान की उन दिनों में। तो बदला लेना तुम्हारा फर्ज बनता है, कौन सी मेहरबानी कर रहे हैं आप? हेलो, बदले लिए तो नहीं करोगे, हाथ पकड़ के बैठोगे अंदर, ये कौन सी तरीका होती है? ऑफ कोर्स यू हैव टू बदला लो। हमारी फौज वहां खड़ी हुई थी, वो अब वहां सीमाओं पे खड़े होके हमें ये मौका दिए हैं कि हम हाउस में बैठ के यहां बात कर सकते हैं। लेकिन फौज भी वही थी। 26/11 जब मुंबई में हमला होता है तब तो बदला नहीं लिया जाता ना, तब तो कहा जाता है हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। कितने लोग मारे गए थे मुंबई जब आतंकवादी नहीं, दिस इज द इमेच्योरिटी ऑफ अस। अगर आप सोचते हैं कि हर इस हमले पे हम बदला ले सकते हैं, तो आप बांग्लादेश जब बनी थी उसके पहले जो हुआ था, इतिहास गवाह रहेगा। आपको समझना चाहिए, हमें तोल मोल के कदम उठाना चाहिए। एक बार हम कदम उठा के आगे जाएंगे तो पीछे हटने की सवाल ही नहीं उठती। माहौल देखना पड़ता है। विदेश हमने बदला ले लिया, क्या हुआ? ट्रंप ने कहा ना, कितने बार कहा ट्रंप ने, कितने बार ट्रंप ने क्या कहा? आपने कहा लिया, मैंने क्या ये सब, मैंने रोका, मैंने बात किया, मैंने इजाजत दिया।
सीज फायर की, लड़ने के पहले भी सिग्नल वहां से आई बोल के अफवाहें उड़े थे। तो देखिए माहौल एक बन जाती है, और जब बदला की बात आती है तो पूरा यू हैव टू थिंक वे एंड देन गो फॉरवर्ड। आप क्या जानते हो कि बांग्लादेश के जंग में भी जब क्या चैलेंजेस हमारे सामने थे, तो बिना जाने हम ये तुलने में ये दोनों इंसिडेंट नहीं ला सकते हैं। आप पहली बात बताइए, इंडिया पाकिस्तान का जंग कई सालों से चल रही है, पीढ़ियों से चल रही है, मगर मुझे ये बताइए कि पहली बार आतंकवादी आके हिंदू मुसलमान का आग लगाने की कोशिश करें। ये प्रधानमंत्री की खूबियत नहीं है, क्योंकि पहले बार हिंदुस्तान को हिंदू स्टेट डिक्लेयर करे थे, तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम बोल के वो चिंगारी लगाने का कोशिश करें। ये मेरे देशवासी और मेरे फौज की गर्व की बात है कि हम उन बातों में फंसे नहीं। लेकिन कसाब भी तो कलावा पहन कर आया था ना, हिंदू बनकर उसका अपना मतलब लोगों को मारने का इरादा था। इस इंसिडेंट ऑपरेशन सिंदूर का देयर इज नो कंपैरिजन, वो अलग है। आप हर इंसिडेंट को अलग इस दृष्टि से देख लीजिए। ये कोई ये नहीं है टेक्स्ट बुक एक्सपेरिमेंट की हर बार वहां तोप चलेगी तो हम ये करेंगे वो कर, दोबारा आप ऑपरेशन सिंदूर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माहौल अलग हो जाएगी, कुछ और कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, ये कहते हैं प्रधानमंत्री। हाँ तो ऑन है, तो फिर ये आतंकवादी, ये RDX जितना आ गई है देश में, देश भर में अलग अलग विभिन्न प्रांतों में टन्स एंड टन्स ऑफ RDX और एक्सप्लोजिव्स हरियाणा में भी मिले थे। तो हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हुई है क्या? मैं सवाल उठाना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने देश को कमजोर दिखाना नहीं चाह रही हूँ। ये आए कहाँ से, यहां तक पहुंचे कैसे? अगर ऑपरेशन सिंदूर पे हम इतने निगरानी रख के हम इतने सेंसिटिव और होशियार रहे हैं, तो ये आया कैसे? कई सवाल उठेंगे। इस दलदल में उतरना नहीं, पहले इन सबको काबू में ला दीजिए। इतने टन्स एंड टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव, जहां एक स्टेट पूरा मिट जा सकती है, पहुंच गए। गुजरात में पहुंच गए, हरियाणा में पहुंच गए, कहीं और पहुंच गए। कैसे पहुंचे, कैसे लाए? कोई सर पे टोकरी में रख के तो लाई नहीं ना, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी से तो आया नहीं ना, तो आए कहां से? कौन सी सर्क्यूट है हमारे सीमाओं पे, कौन सी इन्फिल्ट्रेशन चल रही है, कहां से आए हैं ये सब? कौन कौन इसमें? अब पता चला कोई डॉक्टर भी शामिल है इसमें, डॉक्टर के नाम पे, क्योंकि शराफत माना जाता है। MBBS किए हुए लोग कहाँ है? तो इनकी ब्रेन वॉशिंग कहां से हो रही है, कितने सालों से हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे हम मिस कर लिए ये सारे सिग्नल्स? ये सारे मुद्दे उठे। यकीनन ये गंभीर चुनौती है आतंकवाद की देश के भीतर। अब मैं आ जाती हूं संसद के कुछ और, चूंकि संसद भवन में लगातार ये सत्र जारी रहेगा। SIR के मुद्दे पर आप लोग सरकार को घेरना चाहते हैं, दूसरे और भी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन SIR पर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो बड़ी रैली की, रोड शो किया बिहार में, वो काम नहीं चला। आप सोचिए, सबसे बुरा प्रदर्शन इतिहास का दूसरी बार कांग्रेस का रहा, 6 सीटें और 8.5% आपका वोट शेयर बिहार में। तो SIR मुद्दा तो नहीं बन रहा है ना चुनाव के दौरान? नहीं, SIR मुद्दा नहीं बन रहा है, ये तो मैं मानने तैयार नहीं हूं। लोगों अनजाने में, लोग शायद हमारी कम्युनिकेशन फेल हुई, ये मैं मानने तैयार हूं कि हम लोगों को जागरूक नहीं करें ये समझाने की क्या होगा आपके साथ और क्या हुआ है। अब आप देखते जाइए कितने तरीके से SIR हम पे लागू हो गई, इलेक्शन कमीशन से लेकर नीचे तक। ये पिछले 11 साल में कैसे केंद्र सरकार कानून बदलते गई। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर को चूज करने के तरीके बदल दिए, है या नहीं? इलेक्शन कमीशन चूज करने में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होते थे, अचानक रातों रात निकाल दिए। ब्यूरोक्रेट को बिठा दिए। ब्यूरोक्रेसी किसके नीचे चलती है? घोड़सवार वो और लगाम इनके हाथ में। फिर उसके बाद कानून बदल दिए कि हम कोई भी कानूनी तौर से हम कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन को काबू में नहीं ला सकते हैं। अपने आप को वो लोग उस इसमें से निकाल लिए। तो घूम फिर के अगर आप आज के दिन SIR और इलेक्शन कमीशन
रोल रिवीजन में सैकड़ों लोगों को हटा दिए। ये तो सबूत समेत देशवासी आगे आए हैं और बोले हैं, और उनके अपने बीजेपी के अपने वर्कर्स ने कहा मैं तो हरियाणा में जाके इतना वोट किया हूं, मैं तो ये तो सबूत पेश करे। इस सोशल मीडिया में आ गए लोग, दिखा दिए हैं। लेकिन सोशल मीडिया में हर चीज जो आती है वो पूरी तरह से सच नहीं तो होती है। आप करिए सर्च, आप करिए और पता कर लीजिए ये सच है या नहीं। जो लोग आगे आके इलेक्शन कमीशन के वोटर आईडी दिखा के कह रहे हैं हमने इधर वोट दिया उधर वोट दिए, और इतने वोट हट गए, और लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि मैडम आप लोग तो शेख हसीना को यहाँ ला के रखे और उनको सुरक्षा कर रख रहे हैं और सिक्योरिटी दे रहे हो, और हमारे यहाँ तो बांग्लादेशी को ढूंढ के आप भगा रहे हो। ये कौन सी राजनीति है? तो मैं जवाब क्या दूं लोगों को? वोटर बेवकूफ नहीं है। लेकिन वो राजनीतिक शरणार्थी हैं जिसको पनाह दी जाती है अगर कोई दूसरे देश का इस तरह का नेता मांगता है। लेकिन घुसपैठिए जो अपनी पहचान छिपाकर गलत तरीके से प्रवेश लेते हैं, उनको बाहर करना सरकार का काम है, वो काम है। तो आपने कैसे पेश करे हैं कि ये घुसपैठिए आज बैठे हैं? कितने सालों से वो लोग आ रहे हैं? आपने किया, आपने राशन कार्ड दिया, बिजली का कनेक्शन दे दिए, उसको रेगुलराइज कर दिए। ये कहाँ कहाँ हुआ, कैसे? 11 साल लगा केंद्र सरकार को नींद से उठ के ये बताने के लिए कि ये सारे घुसपैठिया हैं। नक्सलाइट को तो बैठे बैठे वो हाथ बांध के कमरे में बैठे तो जाके घुस के आप मार दे रहे हैं। तो घुसपैठियों का आपका जानकारी हुआ नहीं था? आप नक्सलवाद की बात कर रही हैं, लेकिन ये भारत सरकार की क्या बड़ी कामयाबी नहीं है? अभी एक हाल ही में बड़ा नक्सली मारा गया है और 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि नक्सलवाद से देश को मुक्त करा दिया जाएगा। गृह मंत्री का ये बयान है। जो भी बयान देंगे, नक्सलवाद कब से है, क्या है, ये अलग मुद्दा बनता है। इस पे पूरा 1 घंटे की चर्चा कम से कम करना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि आप नक्सलवादियों को आपने बुलाया नहीं और कहा नहीं कि आप अपना वेपन्स नीचे कर दीजिए और मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाइए। आप इनको इंसेंटिवाइज नहीं करे हैं, मगर रातों रात बिना कुछ आप जाके घुस के आप मार दे रहे हैं, और आप सोच रहे हैं हम मुक्त हो गए। मैं चाहती हूँ कि देश मुक्त हो नक्सल से। नक्सलबारी पैदा कैसा हुआ और क्यों, और आज तक लागू कैसी रही, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन नक्सलबाड़ी मतलब ये अब मैं बंगाल की बात करूंगी जहां से मेरा क्षेत्र में नक्सलाइट्स रहते थे, और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं। ये मत सोचिए कि हर आदमी कोई गरीब मजबूरी में जाके बंदूक लेके मार रहा है, नॉट एट ऑल। नक्सलबाड़ी की आइडियोलॉजी का फायदा जिसमें लोगों की जान लेना लिखा हो। तो मैं भी ये सवाल पूछूंगी यही केंद्र सरकार से। मैं तुलने में नहीं ला रही हूँ नक्सलबाड़ी और सरकार। ये पढ़े लिखे की क्या फायदा जब सरकार सब कुछ जानते हुए लोगों के अधिकार छीन लेती है और उनके हक हटा देते हैं। कानूनी तौर से आप मेजॉरिटी इसमें आके आप बिल बिना चर्चा आप पास कर दे रहे हो, और ऐसे ऐसे कानून बना रहे हो कि आदमी को कोई सहारा नहीं, कोई मौका नहीं, वो कहीं मोड़ के कहीं जा नहीं सकते, ना लीगल रिकोर्स ले सकते, ना सोशल रिकोर्स ले सकते। तो ऐसे ऐसे कानून जो बन रहे हैं इसके बारे में आपको कोई इतराज नहीं? पक्ष आरोप लगाता है कि आप लोग डिस्कशन में भरोसा नहीं करते ना। जब भी किसी मुद्दे पर चर्चा की बात आती है विपक्ष हंगामा शुरू कर देता है। तो हंगामा होती क्यों? फिजूल में तो हम नहीं करते। हमारे फर्ज क्या बनती है? विपक्ष में रहते हुए ऐसी बात नहीं है कि वो जीत के आए और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम विपक्ष में चुपचाप मुंह पे उंगली लगा के बैठे रहेंगे। नो, हमारी जिम्मेदारी 100 गुना और बढ़ जाती है कि पक्ष में हो या ना हो, ताकत हो या ना हो, आवाज बुलंद रखें। आम जनता का, सिटीजन का, मेरे भारतवासियों का आवाज हम यहाँ सुनाएं। ये हमारी फर्ज बनती है। तो हम जब आके कह रहे हैं एसआईआर पे चर्चा करो, तो क्या क्या प्रॉब्लम था? सरकार को कह सकते थे कि आप आइए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम तय कर लेंगे ये डेट से ये डेट। अब लोकसभा में तो आगे इसी तरह से हंगामा होता रहेगा या उम्मीद की जाए कोई सार्थक बहस? जब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानेगी, अगर सरकार विपक्ष की मांग को आप इज्जत नहीं देते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बल है, ताकत है, तो आप डेमोक्रेसी को कुचल देंगे, मरने दम तक, जब तक इस कंठ में ऊपर वाले ने आयु दिया, बोलेंगे हम। बोलना है, जरूरी है, क्योंकि ये मेरी भी देश है, ये मेरा देश है।
अब यकीनन विपक्ष का ताकतवर रहना भी जरूरी है, लेकिन मैं आ जाती हूं कांग्रेस पार्टी के। आप 1986 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुनी गई। उस समय आपकी उम्र भी बहुत कम रही होगी। उसके ठीक 2 साल पहले राजीव गांधी को प्रचंड जनादेश मिला था, जब पहली बार कांग्रेस पार्टी 414 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब से लेकर आज तक इस देश में बहुत पानी बह चुका है। कांग्रेस पार्टी अगर इस स्थिति में है कि 11 सालों की सत्ता के बावजूद आप उस तरह से राज्यों में नहीं हरा पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, या दिनों दिन वो और मजबूत होती चली जा रही है। आपने नक्सलबाड़ी का जिक्र किया। नक्सलबाड़ी रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में आप 4 दशक से गायब हैं। उसके लिए तो बीजेपी कहां जिम्मेदार? देखिए, 100 साल से ये लोग गायब थे ना। आप भूल गए इतिहास, जब भाजपा में 3 या 4 सीट थे। एक समय समय होता है ऐसा, साइक्लिकल होता है, जो लोग बातों में आ जाते हैं और सोचते हैं कि चलो कुछ और हो जाती है। हम लोग इतने साल रहे और इतने साल देश चलाए, उनको ये ताकत मिल जाती है और वो बोलते रहते कि इतने साल में कुछ नहीं हुआ, सारा काम हमने किया, आप देख लीजिए। और नेहरू का नाम लेकर डंडोरा पीटते रहते। कभी इतिहास पढ़ा करो ना। फर्जी डॉक्यूमेंट लेके हम पार्लियामेंट में आके कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन मोदी के नेतृत्व में ही दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। हिटलर की नेतृत्व में क्या क्या ताकत मिला था हिटलर को। मैं तुलने में नहीं कह रही हूँ, मगर मैं कह रही हूँ जो मीडिया की एक रोल होती है, चर्चा एक रोल होती है। इतिहास गवाह है दुनिया के, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देख लीजिए, जितने एक्सेसेस हुए, जितने गलतियां हुए, वो पक्ष में रह के ही हुए हैं। तो इतिहास अगर ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, चाहे हम वोट दिए नहीं दिए वो अलग बात है, मगर ठीक है उन्होंने आए और आप सोच रहे हो कि पूरा देश विदेश में हमारी नाम रोशन हो गए, हमारे लिए भी गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने एक बार आपकी हंसी को लेकर भी टिप्पणी की थी, ये कहते हुए कि रामायण के बाद पहली बार इस तरह की हंसी सुनाई दे रही है। सही बात, वो तो मेरा भाई है ना, इसीलिए पारिवारिक तौर से मेरे हंसी वो पहचान ली है, वो भी मेरे भाई है। तो रामायण में मेरे भाई कौन होते हैं ये भी आप पहचान लीजिए। तो भाई के नाते वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी बार राखी को मैं उनको राखी बांधने वाली हूँ। इस रक्षाबंधन में आप प्रधानमंत्री जी को राखी बांधेंगी? हाँ, क्यों नहीं। जब उन्होंने मेरे को कहा और मैं उनको भाई कह रही हूँ तो मेरा हक बनता है, मैं देश के प्रधानमंत्री को राखी बांधूंगी। तो आप LKM जाएंगी, लोक कल्याण मार्ग, उनके आवास पर राखी बांधने के लिए? हाँ, जहां भी जाना पड़ेगा जाऊंगी। ठीक है, एक बार फिर से उसी मुद्दे पर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आप क्या नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल साबित हो रहा है? नहीं, आप लोकतंत्र को कम अंदाज लगा रहे हैं। कोई इंसान, किसी ने सोचा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद क्या होगा? देखिए क्या हुआ। तो ये जरूरी है कि एक बंदा बैठे रहेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये भारत देश की सरकार है। लोग अवाम विभिन्न प्रांतों से वोट दिए हैं और कईयों ने दिए नहीं भी दिए हैं। इसको हमें याद रख के चलना पड़ेगा। कोई असंभव नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है इस देश में और इस लोकतंत्र में जहां एक इंसान हमेशा के लिए रहेगा, होता नहीं है। ये बात सही है, लेकिन मौजूदा वक्त में मतलब उनको लेकर कहा जाता है कर्मठ प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं नेताओं का, क्योंकि मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें या जिस तरह का मैंडेट हासिल कर रही है, महिलाओं में उनकी अपार लोकप्रियता है, मंदिर के निर्माण, सनातन को लेकर, परंपरा को लेकर, विकास को लेकर, यह उनका 3 एजेंडा है जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। नरेंद्र 11 साल हुए ना, अभी आगे सिनेमा बाकी है, देखेंगे। ये सिर्फ 11 साल की बात आप कह रहे हैं, ऐसे तो बहुत कहा गया था। एक वो थे अपना महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिला दिया। उन दिनों में जब हम विलायतों के खिलाफ लड़े, जब भी हमने सोचा कि हमेशा के लिए गांधी जी रहेंगे, है चर्चा में है, आलोचन में है, चुनौतियों में गांधी जी याद आते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं हम सोचते हैं कि गांधी जी के सोच विचार से जो लोग लगाव रख के रखते हैं कि उनकी स्टेटस ही अलग है। उन्होंने गरीबी को एक पहचान दिए और ताकत दिए। वो कपड़े कम पहन के घूमे, डिज़ाइनर कपड़े और शॉल और
महंगे चश्मे और घड़ी कभी नहीं पहने थे महात्मा गांधी जी को। और आज के दिन जो रुपया तुम खर्चते हो फिर भी महात्मा गांधी नजर आते हैं। वो है ताकत। ये 11 साल की बात है, अभी कुछ देखा नहीं। आप डिजाइनर कपड़ों की बात कर रही हैं, आपको भी जब जब हमने संसद में या बाहर कहीं देखा है, खूब बन सवर के अच्छे से तैयार होके अच्छी अच्छी खूबसूरत साड़ियों में, ये क्या अंदाज है रेणुका चौधरी का? मैं आ जाती हूँ कुछ आपके पर्सनल क्वेश्चन पे। नो, आई एम वेरी हैप्पी आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं बुनकरों के साथ काम करती हूँ। जो भी मैं सिंथेटिक नहीं पहनती हूँ, मैं वही साड़ी पहनती हूँ जो मेरा बुनकर और उनके सारे परिवार मिलकर बनाते हैं। असली आर्टिस्ट, ये अलग आर्टिस्ट हैं जो गैलरीज में बड़े बड़े पेंटिंग करोड़ों में बिकते हैं, मगर मेरे असली आर्टिस्ट वो है, वो बुनकर जो सूती को लेकर वो सारा परिवार जुड़कर उसका धागा बनाकर वो साड़ी बनाते हैं और डिज़ाइन इर्द गिर्द के प्रकृति से लेते हैं। तो वो अम्बी आप जो देखते हैं साड़ियों पे, ये भी तो उन्हीं के हैं। अच्छा, और मैं गर्व से कहूँगी ये कम से कम 25 इयर्स पुराना साड़ी है। ये 25 साल पुरानी साड़ी आपने पहन रखी है? और मैं शान से पहनती हूँ और 10 बार पहनूंगी। आप मेरे पुराने फोटोज निकालिए, आपको दिखेगा कि मैं वही साड़ी पहनती हूँ। जब तक वो फट नहीं जाएगी मैं वही साड़ी रखती हूँ और पहनती हूँ और शान से कहती हूँ कि मैंने पहना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितना मेहनत, ये हमारी स्टेट की पहचान है ये इक्कत, और ये बनाने में कितनी ताकत, कितनी सोच विचार जाती है। तो मेरी ये आदत नहीं है कि एक साड़ी एक बार पहनूं तो दोबारा नहीं पहनूंगी। तो आई लाइक टू वेयर माई साड़ीज, आई लाइक टू शो मेरे पुराने साड़ियाँ मैं पहनती रहती हूँ। और आज इस उम्र में आके कई बार यंग गर्ल्स आते हैं और बोलते हैं आंटी आपकी इतनी खूबसूरत साड़ी, पुराने क्योंकि प्योर सिल्क, प्योर कॉटन, असली सूती को जब आप पहनते हो जितना धोते हो उसकी उतना उभर आती है। वो कलर्स भी नेचुरल डाइज जो होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इट बिकम्स। तो ये इसीलिए तो मैं बस, मेरे कोई महंगे साड़ी नहीं है, डिजाइनर उससे भी नहीं। हाँ, डिजाइनर है कि मेरे बुनकर ने बना के दिया, असली डिजाइनर वो है, मैं मानती हूँ। उसका लेबल वेबल कुछ नहीं हो सकता, मगर ये खुशी की बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पहचाना। सोनिया गांधी जी इक्कत पहन के हमारी स्टेट की हैंडलूम को एक पहचान दे दी, एंड दैट इज वंडरफुल, क्योंकि वो बहुत ताकत दिया हमारे लोगों को और वो एक फैशन स्टेटमेंट बन गई। अब आपने ताकत शब्द का इस्तेमाल कर लिया है, तो जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी मुझे पता चला कि पहले आप कुछ हाथ में ऐसा पहन के चलती थी कि किसी को पंच, मुक्का, हाँ, वो मेड टू ऑर्डर थी, साइज फिट रहना, नहीं तो अपनी उंगलियों में दब जाएंगे। और उसको हम धागा भी बांधते हैं ताकि वो थोड़ा सुकून रहे, हड्डियों पे वो मेटल ना रखे। हाँ, ये फैक्ट है कि मैं मुक्का पहन के जाती थी और हैंडबैग में रिवॉल्वर थी और केमिकल मेस का कैन भी लेके जाती थी। नॉन कन्वेंशनल वेपन्स, रिवॉल्वर का मेरा लाइसेंस है और मुझे प्रैक्टिस भी है कैसा चलाना। हाँ, ये सच है। प्रैक्टिस भी। रिवॉल्वर रानी फिल्में तो हमारे दर्शकों ने देखी होगी, लेकिन रिवॉल्वर के साथ आपको जोड़कर भी बड़े सारे शब्द अलग अलग गढ़े जाते रहे। हाँ, हाँ, वो इलेक्शन में उन दिनों पे दीवारों पे लिखने देते थे, तो मेरे विपक्ष के लोग वो लिखते थे कि रिवॉल्वर रानी, राउडी रेणुका, ऐसे कई कई टाइटल्स मुझे दिए गए हैं। इट्स ओके। तो रिवॉल्वर क्यों रखना पड़ा आपको? क्योंकि उन दिनों में बहुत वायलेंस होती थी इलेक्शंस में, और हम कई एरियाज़ में जहाँ बम वम चलते थे हम लोग जाते थे, और मैं अकेली औरत रहती थी कई बार पूरे मर्दों के टीम में, और रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए मैं रखती थी। कभी चलाया भी आपने? किसी के ऊपर नहीं चलाया, मगर रिवॉल्वर निकाल के तो दिखा दिया और वो भाग गए, तो उतने में हो गया बात। कभी आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की? कई बार हमला मामूली बात नहीं। मेरे 6 साल की लड़की स्कूल से वापस आ रही थी, पंजगुट्टा पुलिस स्टेशन के सामने उसके स्कूल की गाड़ी को रोक दिए, बच्ची दब के सामने और पीछे सीट के नीचे बैठ के चिपके, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के बाहर भीड़ के साथ खड़े हो गया। वो उनकी स्ट्रैटेजी थी, बोला नहीं तो मैडम मुझे भी मार देंगे। और मैं गाड़ी ने पटरी के ऊपर जिसकी खोखा थी, वो टेलर जिनकी मैं मदद की, उसने मेरे घर पे फ़ोन किया कि मैडम आप जल्दी आ जाइए, आपकी गाड़ी को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जरूर मैंने रिवॉल्वर किस लेके, स्टेट की बात है ये? आंध्रा। हाँ, तो मैं एक गाड़ी एक हाथ से चलाते हुए हाथ में रिवॉल्वर रख के मैं भाग के आ गई और मेरी बच्ची दिखी नहीं। और मैंने बोला बच्ची कहाँ है? तो जब मैं गाड़ी से उतर गई, मैं गाड़ी इंजन भी ऑफ नहीं करी, वो धक 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 करके जाके रुक गए अपने आप। एम्बेसडर गाड़ी थी और मैं रिवॉल्वर लेके खड़े हो गए। मैं बोली कोई हाथ लगाए तो देखो, मुझसे लड़ना है, मुझसे लड़, बच्चों से क्या। और ऐसे एक बार चिंतल बस्ती में भी मेरी माँ के गाड़ी को ये कोशिश कर रहे हैं। हमारे हस्बैंड के इंडस्ट्रीज जला दिए हैं, राजनीतिक तौर से इंडस्ट्रीज जला दिए हैं। वो दिन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, मैं उनको बहुत आदर प्रणाम करती हूँ, उन्होंने बाद में पूछा भी कि आपके इंडस्ट्रीज जल गए तो आपकी इंश्योरेंस था क्या, नहीं था, हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं जिनका प्रॉपर्टीज जल गए। तो वो माहौल से मैं आई हूँ। और जहाँ मैं जाती थी बम फेंकते थे, वो प्याज और मुरमुरे की टोकरियाँ रखते हैं वहाँ, ऐसे मोड़े के स्टैंड के जैसे, और नीचे बम रखते थे। वो इलाकों पे हम घूम के आए, मैं अकेली औरत गई हूँ वहाँ कई बार। तो इसीलिए इतनी दबंग हो गई रेणुका? मैं दबंग शायद हमारी फादर पेरेंट्स की जो जिस ढंग से मुझे बड़ा किए हैं, तो जैसे वो उन्होंने कभी, शुक्र है मेरे कोई भाई नहीं थे, अब तो मोदी जी है मेरे भाई, मगर शुक्र है कि उन दिन मेरे सगा भाई कोई नहीं है। तो शायद वो मेरी फायदा की बात हुई, क्योंकि घर में ये चर्चा कभी नहीं चली, तुम कैसे जाओगे, भैया आएगा, तुम रुको। 16 साल की लड़की को हम 6 साल का लड़का टंग के भिजवा देते हैं कि ये जाएगा तेरे निगरानी रखने। क्या बेवकूफ़ी है कई बार हमारे सामाजिक तौर से, हम क्या नॉनसेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे पास वो लग्जरी थी नहीं कि कोई भाई आएगा, कोई लड़का रहेगा और वो कुछ काम करेगा, ये तो था ही नहीं। तो अगर मैंने कहा डैडी गाड़ी की पंचर हो गई, तो कहते थे तो मुझे क्या बता रहे हो, जाओ बदलो। तो मुझे 3-4 साल क्लीनर रहना पड़ा गाड़ी की देखभाल। तो किसी से नहीं डर लगता है आपकी बातों से कि आप किसी से नहीं डरती हैं? नहीं, मैं क्यों डरूं, वो तो मेरी जन्म पत्री में शायद भगवान लिखना भूल गए और डर के बजाय गुस्सा दे दिए। प्रधानमंत्री जी को, यानी कि आप बार बार उन्हें भाई कह के संबोधित कर रही हैं, उनको कोई एक सलाह देनी हो तो क्या देना चाहेंगी? कि महिलाओं को पहले इज्जत करिए, जो आप अपनी माँ का इज्जत करते थे। याद रखिए कि हर महिला आपकी जन्मभूमि है, हर पुरुष इसी जन्मभूमि से पहले सांस लेते हैं। हम अपना सब कुछ दे के आपको पलते हैं और फिर हम जब पैदा करते हैं एक देशवासी को भी हम पैदा करते हैं। और उनकी माँ को जब कांग्रेस के मंच से बिहार में गाली दी जाती है, गलत, तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आके उसको खारिज नहीं करता है। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। वो आदमी कौन था हम पहले पहचानने में हमें टाइम लगी, वो है कौन। ये कोई भी आके कुछ भी कर लेते हैं और कह देते हैं कांग्रेस ये मानने तैयार नहीं है। कांग्रेस का आरजेडी का मंच था, ये तो फिर वो गलत है। हम मानने तैयार नहीं है कि कोई किसी की माँ को बेइज्जती करे, मगर पार्लियामेंट में आके देश के प्रधानमंत्री कहता है कि किसी की इतने करोड़ों की गर्लफ्रेंड और ये विदेशी गाय जैसी किसी कांग्रेस की बेवा कौन है, ये अश्लील शब्द है। राहुल गांधी को कोई एक सलाह देनी हो तो आखिरी सवाल, बुलंद रखे आवाज और लड़ो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। रेणुका चौधरी जी बिल्कुल दबंग बेबाक अपने ही अंदाज में सामने आती हैं और आपकी यही बेबाकी अक्सर चर्चा का विषय भी बनती है। और यकीनन मौजूदा वक्त में आप देखेंगे बहुत कम महिलाएं ऐसी आपको मिलेंगी जो इतनी साफगोई से अपने दिल की बात देश के सामने तक पहुंचाती हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।